sir? जी, come in. Namaste sir. जी नमस्ते, हैव योर सीट। नमस्ते। ये जो लाइट रहती है मैडम, ये आगे की वाली लाइट जला लीजिए और उधर वाला बल्ब बंद कर दीजिए, इधर वाली लाइट जलाइए। है कोई ऐसा सर उपाय? वो ना इधर नहीं है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, जब ठीक है तभी जैसे सामने रहता है तो ज्यादा, लेकिन ठीक है हम लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि हम इसको जूम कर लेते हैं ना आपको, तो हमें एकदम साफ साफ दिखने लगती हैं आप पूरा। ऐसा हमें महसूस होता है कि हमारे टेबल के सामने वाली टेबल पे आप बैठी हैं, ठीक है। ऐसा मैं रियलाइज करता हूँ, मेरे पास तो जो सिस्टम है वो ऐसा मैं रियलाइज होता है कि जैसे मेरे सामने की टेबल पे आप बैठी हुई हैं और हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन ली है और क्या आपका उद्देश्य है, क्या करना चाहती हैं आप? सर मेरा नाम किरण है, मैं उदयपुर से हूँ। मैंने सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी उदयपुर रेजिडेंसी स्कूल से किया है। मैंने यूजी और पीजी मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से किया है। मैंने मोहनलाल सुखाड़िया से पीएचडी की है। निशक्त जनों का पुनर्वास एक समाज शास्त्रीय अध्ययन किया है सर। मैंने ना पीडीएफ किया है सर 2018 में। मैंने नेट किया है सर 2005 में। मैंने 2019 में दोबारा नेट किया है और वर्तमान में मैं सहायक आचार्य के पद पर अतिथि व्याख्याता के रूप में लगी हूँ सर, विद्या सबल योजना के अंतर्गत। और सर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अच्छे स्थान पर जाऊं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मेरा ड्रीम है। और मेरी मम्मी पापा की थोड़ा ड्रीम भी था मुझे पढ़ाने का और असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने का, तो वो ड्रीम भी मैं पूरा करना चाहती हूँ। जी किरण जी, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह प्रोफेसर बनाया जाए तो कैसा लगेगा? क्या आप असिस्टेंट तक ही रहना चाह रही हैं? नहीं सर, मैं तो और आगे तक जाना चाहूंगी, बहुत आगे तक जाना चाहूंगी, ताकि बहुत बच्चों को पढ़ाऊं और बहुत बच्चों को आगे तक ले जाऊं। चलिए बहुत बढ़िया है। तो रिसर्च भी किया है आपने, पीडीएफ भी किया है, ठीक है, दोनों चीजें आपने किया। ये रिसर्च का क्या मतलब होता है? क्या है रिसर्च? जो सामाजिक अनुसंधान हम कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? सामाजिक अनुसंधान यानी कि समाज में घटित होने वाली कोई समस्या, अगर हम किसी समस्या को खोजना चाहते हैं तो हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं कि हमें उस समस्या को खोजना है, उसकी सत्यता की जांच करनी, जो सामाजिक अनुसंधान। यानी कोई अगर अनुसंधान अगर कोई पहले से है, कोई सिद्धांत है तो उसकी जांच भी करेंगे और का भी परीक्षण करेंगे सर। जी हाँ, नई समस्याओं का जो है समाधान भी करेंगे, तो दोनों चीजों के लिए होता है। ठीक है, इसके क्या चरण होते हैं? अगर कोई अनुसंधान करना चाहता तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, जी बताएं। सर एक तो निष्पक्ष होके अनुसंधान करें, एक वस्तु प्राकल्पना बनाए, प्लस निष्पक्षता के आधार पर करे, वस्तुनिष्ठ हो, नहीं जैसे और कार्य कारण से संबंधित हो। नहीं, हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैसे क्या क्या स्टेप होते हैं, पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर हमें समस्याओं को, सबसे पहले जिस हमें रिसर्च करनी है तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को ढूंढेंगे जिसके लिए हमें रिसर्च करनी है। जो समस्याएं समाज में घटित हो रही है, समाज शास्त्रीय आधार पे कर रहे हैं तो हम सामाजिक समस्या को ढूंढेंगे, फिर उस पर अध्ययन करेंगे, फिर हमें ये लगेगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, फिर हम अपने विचार से अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे अपनी कल्पना के आधार पर कि शायद इस तरह से हो पाए। हम उसको बनाने के बाद उस पर पायलट रिसर्च करेंगे कि शायद उसमें ये सटीक आ रहे हैं, यानी हमारी हाइपोथेसिस सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। अगर वो पूरी तरह से पूर्ण होती है और नहीं होती है, अगर पूर्ण होती है तो हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके बाद आगे हम उसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक चीज ये है कि ऑब्जेक्टिव पहले बनाएंगे तब हाइपोथेसिस बनाएंगे, या हाइपोथेसिस बनाएंगे देन ऑब्जेक्टिव? नहीं सर, हाइपोथेसिस पहले बनाएंगे फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे सर। अच्छा, क्योंकि जब तक हम हाइपोथेसिस सर हम और फिर तब जाकर के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। जी सर। और ऑब्जेक्टिव बनने के बाद में क्या होगा?
फिर क्या स्टेप्स होगा? ऑब्जेक्टिव बन गए आप? फिर हम है ना ऑब्जेक्टिव बनने के बाद हम उन उद्देश्यों को लेकर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे कि जैसे हम किसी भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो उनकी आर्थिक परिस्थितियां क्या रही, उनकी सामाजिक परिस्थितियां क्या रही, समाज में अभी उनका क्या स्थान रहा, जैसे मतलब सामाजिक डेटा कलेक्शन करेंगी? जी सर, डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर हम अनुसूची बनाएंगे, फिर फील्ड में जाकर उनका सर्वे करेंगे और साक्षात्कार के आधार पर फील्ड सर्वे करने के बाद हम उस चीज को रखेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद में डेटा एनालिसिस करेंगी, तब उसकी रिपोर्ट राइटिंग करेंगी, है ना? निष्कर्ष निकालेंगे, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। चलिए ठीक है, ये स्टेप्स आपने बता दिया, बढ़िया। चूंकि आपने रिसर्च भी किया, पीडीएफ भी किया, आपके अंडर में भी प्रोफेसर बनने के बाद में आपके अंडर में भी तमाम विद्यार्थी रिसर्च करेंगे, तो एटलीस्ट उनको तो ये बता पाएंगे। ठीक है, इन जो काम है, ये काम आपने दो बार किया, एक बार तो आपने पीएचडी के दौरान किया, दोबारा पीडीएफ में। इन कामों में सबसे इंटरेस्टिंग वर्क आपको कौन सा लगा? क्या करना आपको, ये जो स्टेप्स है, हाइपोथेसिस बनाना, कंक्लूजन निकालना, रिपोर्ट राइटिंग करना, डेटा कलेक्शन करना, या जो समस्याएं हैं उनको डिफाइन करना, मुझे ना कहाँ से क्या चीज अच्छा लगा आपको? सबसे अच्छा क्या? मुझे डेटा कलेक्शन करना ज्यादा अच्छा लगा, लोगों से वार्तालाप करना, फील्ड में जाकर उनसे बातचीत करना और मिलना, मतलब जो चीजें हम उनको देख के और उनको पूछ के जो एनालिसिस कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी और चीज से कर सकते। डेटा कलेक्शन में एक सबसे बड़ी चीज आती है कि ऑब्जेक्टिविटी। एक अनुसंधानकर्ता कैसे ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करे, आप इसको बताएं। सर, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए एक तो भावात्मक रूप से किसी से नहीं जुड़ना है, तटस्थ होकर अध्ययन करना है और जो भी है वो सच्चाई लिखनी है, सत्यता लिखनी है, कोई उसमें अपनी तरफ से नहीं डालना है। जो हमने पूछा, जो हमने देखा, हमने वही लिखा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई केस स्टडी करने जाती हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग करने जाती हैं, है ना, तो उस दौरान तो हमें, जब तक हम अच्छे से किसी से जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो तो सही बात बताएगा नहीं। जी सर, वो है ना, हमने टाइम भी नहीं देगा वो। तो जी सर, हमने एक लेटर इश्यू कराया था। जी सर, हमने एक लेटर इश्यू कराया था यूनिवर्सिटी से, ताकि हमें परमिशन मिले फील्ड में जाकर काम करने की, संस्थाओं के अंदर परमिशन मिले हमें उन लोगों से मिलने की और बात करने की। तो हमें यूनिवर्सिटी से लेटर इश्यू करवाया था और उस लेटर को हमने जब संस्था के संस्थापक को दिया था, तब उन्होंने हमें उन सब में इंक्लूड करने की कोशिश की और हमें आने की परमिशन दी उनके संस्थाओं में। ठीक है, क्या टूल्स होते हैं डेटा कलेक्शन के? टूल्स बताएंगे, टेक्निक नहीं, टूल्स हम पूछ रहे हैं। कोई टूल्स बताएं जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सर, मैंने जिन उपकरणों को अपने अध्ययन में यूज किया है, उसमें साक्षात्कार विधि से अनुसूची तैयार की, उस अनुसूची और प्रश्नावली के माध्यम से मैंने साक्षात्कार के माध्यम से अनुसूची को भरा और मैंने प्राथमिक और सेकेंडरी डेटा के अकॉर्डिंग अपने अध्ययन को पूर्ण किया। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन भी मैंने इसमें किया है सर। ठीक है, यानी अगर हम लोग टूल्स में बात करेंगे तो एक आपका जो अनुसूची है, साक्षात्कार अनुसूची, ये टूल्स है, इसको लेकर के आप डेटा, इसके अलावा मोबाइल फोन्स हो गए, है ना, इनका भी कैमरा हो गया, इन सब चीजों, इनको भी तो टूल का प्रयोग कर सकती हैं आप, है ना। लेकिन सर, मैंने अपनी पीएचडी और पीडीएफ में इनका यूज किया ही नहीं था सर। अच्छा, मैंने खुद ने लिखित रूप में सारा काम किया था। ठीक है, अनुसंधान बेसिकली जो अनुसंधान है उसमें रिसर्च डिजाइन की बात होती है, ठीक है। कौन कौन सी रिसर्च डिजाइन आपने प्रयोग किया था अपने पीडीएफ में? सर, मैंने निदर्शन को लिया। नहीं, रिसर्च डिजाइन की बात हो रही है, हम यहाँ पर टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे हैं। रिसर्च डिजाइन जैसे विवरणात्मक है, कैसा अनुसंधान है आपका, किस प्रकार का? विवरणात्मक अनुसंधान है सर मेरा। विवरणात्मक अनुसंधान है मेरा, जो मैंने यूज किया है सर, जो विवरण आपने प्रस्तुत किया है। ठीक है, इन सब चीजों, चलिए ठीक है। और आपके इस पीडीएफ जो आपने किया है, इसका क्या सामाजिक उपयोगिता है? कोई ऐसा आपने कुछ ढूंढा जिसकी ये सामाजिक उपयोगिता भी है कि सरकार इसको चाहे जी तो सर, सामाजिक अपने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, या समाज अगर चाहे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है? जी सर, हमने इसका ये निकाला था सर
कि अगर समाज और सरकार चाहे तो जैसे संस्थाओं पर काम किया था, अगर संस्थाएं अपने स्तर पर जाके गाँवों में संगोष्ठी करवाए और बहुत लोगों को इकट्ठा करे उस संगोष्ठी में और उनके सशक्तिकरण के माध्यम से उनसे सवाल पूछे ताकि उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से हम ये जान सके कि वो सशक्त हैं। और प्लस ऐसी योजनाएं बनाई जाए और फिर उनका क्रियान्वयन नुक्कड़ नाटक के जरिए ऐसे किया जाए ताकि लोगों तक उस चीज की जानकारियां पहुंचे और समाज में जो जागरूकता लानी है वो भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आ सकती है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब डॉक्टर रेशमा मैम है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगी, आप उनके आंसर करिए। बहुत अच्छा आपने किया है आज आंसर, लेकिन अब आप बिल्कुल एकदम खुश रहिए क्योंकि आज तो आपने बहुत अच्छा आंसर किया हुआ। आप लास्ट धीरे धीरे करके थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका डाउन होने लगा, वही हमने कहा कि क्या बात है। आप बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं। रेशमा मैम प्लीज आस्क सम क्वेश्चंस। डॉक्टर किरण जी, आप जी मैम। बेसिकली आज क्या क्या तैयार करके आए हैं इंटरव्यू के लिए? मैडम मैंने बेसिक तैयार किया है, पायनियर थिंकर मैंने तैयार किया है मैम। ओके, तो बेसिक में आप बताइए समाज और एक समाज में क्या अंतर है? मैडम समाज सामाजिक संबंधों के सामाजिक संबंधों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब अंतरक्रिया होती है तब एक समाज का निर्माण होता है। समाज कई लोगों के समूह से बनता है और कई समाजों को मिलकर जब हम समाज बनाते हैं तो समाज बनता है। सॉरी मैम, एक सिंगल सोसाइटी? मैडम सिंगल सोसाइटी कुछ लोगों से बनता है। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर कोई चीज बताना चाहते हैं, जैसे मैम सॉरी मुझे अभी फिलहाल रिकॉल नहीं हो पा रहा। एक समाज का कोई उदाहरण बता सकते हैं आप? मैम सॉरी सर, मैम वही रिकॉल नहीं हो पा रहा मुझे। कोई नहीं, संदर्भ समूह आपने पढ़ा? जी जी मैम। संदर्भ और संस्कृतिकरण से क्या कोई समानता है इसकी? किससे समानता है मैम? संस्कृतिकरण, जो एम.एन. श्रीनिवास का कांसेप्ट है संस्कृतिकरण। जी 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 मैडम, है ना। संदर्भ समूह जिसका व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति जिसका सदस्य नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी विचार या उनकी आदतों को अपनाकर वो उसके संदर्भ से जुड़ना चाहता है। जैसे क्रिकेटर हो, कोई खिलाड़ी हो और एक छात्र बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा हो, उसी का क्लास का दूसरा छात्र क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाता है, अच्छी तरह से रहता है, पैसा कमाता है, उसका नाम अखबार में आता है। तो जो पढ़ रहा होता है वो बच्चा ये सोचता है कि मैं भी इस तरह से बनूं, तो वो उसको अपना आइडल मान के उसी की तरह करने की कोशिश करता है और वो भी इसी तरह से अच्छा क्रिकेटर होके सामने आता है। और संस्कृतिकरण में मैडम ये है कि संस्कृतिकरण में निम्न जाति जब उच्च जाति के आचरणों को, आदर्शों को अपनाती है तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। तो क्या कोई समानता आपको परिलक्षित होती है? बिल्कुल समानता है मैडम। जैसे संदर्भ समूह में हम किसी को आइडल मानकर उसकी तरह वर्क करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह संस्कृतिकरण में मैडम हम उच्च जाति के आचरणों को अपनाकर उच्च स्थान पर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक मूल्य में क्या अंतर है? बस मैडम सामाजिक प्रतिमान वो है जो समाज के बनाए हुए प्रतिमान होते हैं जिनका पालन समाज के हर व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर मूल्य वो है जिनको सामाजिक नियंत्रण की दृष्टिकोण से अपनाया जाता है। अगर नियंत्रण मूल्यों में सामाजिक प्रतिमान ही आदर्श रूप में मूल्य बन जाते हैं। जी जी मैम, सॉरी। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के बारे में तो पढ़ा होगा मूल्यों के संदर्भ में? जी मैडम, पढ़ा तो है। प्रकार के मूल्यों को वर्गीकृत किया उन्होंने, कितने भागों में? मैडम उन्होंने, मैडम अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैंने पढ़ा तो है। संस्कृत के संदर्भ में आप टाइलर की परिभाषा सुना सकते हैं? संस्कृति ईबी टाइलर ने संस्कृति को परिभाषित किया है, क्या आप बता सकते हो कैसे? नहीं मैम, सॉरी मैम। विडने के बारे में जानते हैं? किसके बारे में मैम? डेविड विडने ने संस्कृत संबंधी कुछ फैक्ट बताए हैं।
नहीं मैम, मैं उनके बारे में मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी मैम। बेसिक कॉन्सेप्ट में संस्कृति के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा। पायनियर थिंकर में आपको कौन से थिंकर अच्छे से तैयार है? मैडम अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, जी, दुर्खिम भी मैंने पढ़ा स्पेंसर। है। जी जी मैम। अच्छा, तो दुर्खिम जी का आप सामाजिक तथ्य जो सोशल जी, फैक्ट हैं उसको समझाइए एग्जाम्पल देके। जी मैम, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, समझने में, व्यवहार में लाने के वो तथ्य है जिसमें बाह्यता और बाध्यता पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल? जैसे एग्जाम्पल मैडम, अगर हम कोई आत्महत्या का सिद्धांत ले लेते हैं, जैसे आत्महत्या व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वो सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आता है। जैसे आत्महत्या व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि सामाजिक दबाव उस पर होता है। कोई परिस्थितियां ऐसी सामाजिक समस्याओं की बन जाती है जिससे दबाव में आकर व्यक्ति आत्महत्या करता है। जो प्रतिमान मूल्य समाज के कमजोर पड़ जाते हैं, एकीकरण कमजोर पड़ जाता है, तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। अच्छा, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है आपके अनुसार, आप क्या कहना चाहते हैं? जी 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 मैडम, इनका आत्महत्या श्रम एक विभाजन का सिद्धांत क्या है? मैडम श्रम विभाजन का सिद्धांत ये है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दुर्खिम ने इस पर पीएचडी भी की थी और इस पे बुक भी लिखी थी। उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या जब बढ़ती है और भौतिक पदार्थों में वृद्धि होती है तो नैतिक मूल्य बढ़ जाते हैं, और नैतिक मूल्य बढ़ने पर समाज में श्रम विभाजन आता है, क्योंकि समाज के लोगों का भरण पोषण करने के लिए उनका समाज में श्रम विभाजन कर दिया जाता है, यानी कार्य का विभाजन कर दिया जाता है, जिससे समाज में सामान्यता बनी रहे। अच्छा, ठीक। आपने बताया आपने हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ा है, तो उनकी जी, कुछ जी। किताबों के नाम आप बताइए जो महत्वपूर्ण जी जी, सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग क्यों कहते हैं? जिस हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग इसलिए कहते हैं क्योंकि डार्विन की सवयवी सिद्धांत को ही हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनाकर सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इनका सर्वई सिद्धांत है क्या? जी मैम, इनका डार्विन का सवयवी सिद्धांत जीव पर था और इन्होंने जीव पर सिद्धांत दिया था, और उसी आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ओके, आपने बहुत अच्छा बताया और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट और थिंकर वाला पार्ट अच्छे से तैयार है। ठीक है, ऑल द थैंक यू मैम। ठीक है, बहुत Thank you. बढ़िया। किरण जी, मैं आप पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, रिसर्च भी कर रही हैं, काफी व्यस्त शेड्यूल है, इसके इतर भी कुछ करना आपको पसंद है? जी बिल्कुल सर, मुझे तरह तरह के व्यंजन बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? सर मैं सबसे अच्छा छोले भटूरे, डोसा, बहुत सारी अच्छा। चीजें जो आप कहें सर। साउथ इंडियन खाना बनाना पसंद है आपको, खाती भी हाँ हैं आप? सर, जी सर, मुझे राजस्थानी खाना, दाल बाटी चूरमा भी बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है। चलिए, अच्छी बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो अनुसंधान प्रक्रिया है वो काफी गहन रही है। किसी सैंपल की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सर अगर हम किसी निदर्शन को चुनते हैं तो उसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि वो सैंपलिंग के निदर्शन के अकॉर्डिंग हो। जब हम किसी को बहुत सारे लोगों का निदर्शन करते हैं तो हम कुछ चीजों को उनमें से लेते हैं जो उसमें जो महत्वपूर्ण हो। जैसे मान लो सर, हमने अगर निशक्त जनों का मैंने अध्ययन किया तो पहले अध्ययन करने के बाद मैंने सैंपलिंग के लिए उन लोगों को चुना जो लोग सामाजिक स्तर पर जागरूक नहीं थे, उन लोगों को चुना जो निशक्त थे। जी, अच्छी बात है। 5 सितंबर आने वाला है, अभी आपने मनाया भी होगा। किसकी याद में ये 5 सितंबर इतना महत्वपूर्ण हो गया है? राधा कृष्ण पर्लय के निदर्शन में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो पहले शिक्षक थे। आपके जीवन में कोई ऐसा शिक्षक है जिससे आप बहुत प्रेरित हैं? जी सर, मेरे गुरु रहे, बल्कि बहुत अच्छे गाइड भी रहे। मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बलवीर जी सर बहुत हेल्पफुल नेचर के थे सर। मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। चलिए, अच्छी बात है, आप अवश्य बनेंगी। आपकी
शिक्षा दीक्षा जो है वो बहुत अच्छी है। एक उच्च शिक्षित महिला के जीवन में क्या बड़े बदलाव होते हैं? एक तो सर सबसे बड़ा बदलाव तो ये होता है कि समाज के लोग ये समझते हैं कि औरतें ज्यादा पढ़ लिख लेती है तो समाज से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाती, लेकिन उनका सोचना गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी लोग औरतें होती हैं वो समाज में ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रीब्यूशन करती है बहुत और अच्छी बात जो है। पारिवारिक जो शिक्षा है वो स्तर भी उठ जाता है सर। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिलाओं के प्रति बहुत पूर्वाग्रह हैं। आपने कहीं अपने आसपास कोई पूर्वाग्रह देखे हैं? उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं? जी मैम, जी सर, मैं दे सकती हूँ कि जो लोगों के दृष्टिकोण है औरतों के लिए वो बहुत अच्छे नहीं है सर। जैसे लोग ऐसे सोचते हैं कि औरतें घर का काम करते हुए अच्छी लगती है, बाहर काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि ये पुरुषों का काम है। क्या प्लस ये उनको अवधारणा, आप समाजशास्त्री के रूप में काम कर रही हैं, क्या अवधारणा कुछ बदली है ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल के बाद? सर, अब तो ग्लोबलाइजेशन के साथ सर बिल्कुल बदली है। अब महिलाओं को बाहर जाके शिक्षा लेने के लिए भी लोग घर के परिवार के लोग भेजते हैं, समाज के लोग मानते हैं। वो कंधे से कंधा मिलाकर अब ये काम भी कर रही है सर, जॉब में भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है। राष्ट्रपति पद पर भी आई है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद पर भी आई है। इसका मतलब सर ग्लोबलाइजेशन से औरतों के तो डेवलपमेंट, विकास तो हुआ है सर, सशक्तिकरण में। समाजशास्त्र में कौन से पेपर पढ़ना और पढ़ाना आपको बहुत पसंद है? सर मुझे ना बेसिक और थिंकर दोनों पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बेसिक और थिंकर दोनों पढ़ाना। कोई पुस्तकें ऐसी हैं जो स्नातक स्तर पर बच्चों को सजेस्ट की जाएं जिससे उनका इंटरेस्ट बने और सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों? मैडम सर अगर हम आज के उसमें देखें तो बच्चे एक तो बुक नहीं पढ़ते सर। हाँ। वो सबसे बड़ी वो है ऐसा कि क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया समाज में कि बच्चे पुस्तकें नहीं पढ़ना पसंद करते हैं? सर वो तो बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते, प्लस जैसे हमने नोट्स दिए वो लिखेंगे और टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं सबसे ज्यादा बच्चे सर। अच्छा, कोई टेक्स्ट बुक ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसे नाम आप ले सकते हैं? जी सर, श्रीनाथ वाली टेक्स्ट बुक है जो बच्चे पढ़ते हैं, 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके, धन्यवाद। अब अनुपम सर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जी सर। अनुपम सर क्वेश्चन करिए प्लीज। हेलो, किरण जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते। ये पीछे जो बोर्ड लगा है, कुछ कोई टॉपिक 1 मिनट पढ़ा के दिखा सकती है? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल पढ़ा सर। तो एक मिनट है आपके पास, 1 मिनट में मुझे पढ़ा। जी सर। सर मैं आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ाऊंगी, दुर्खिम का। आत्महत्या का सिद्धांत जो दुर्खिम ने दिया है उसमें ये कहा है कि व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है आत्महत्या के लिए, क्योंकि व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो वो सामाजिक दबाव में आकर आत्महत्या करता है। उन्होंने सुसाइड बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं आत्महत्या के: अहमवादी, परमार्थवादी और प्रतिमानहीनता और भाग्यवादी। जिसमें उन्होंने प्रतिमानहीनता और भाग्यवादिता के बारे में बताया कि व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है अपनी मृत्यु करने में। जैसे कि कभी कोई सामाजिक एकीकरण और सामाजिक नियंत्रण जब ढीले पड़ जाते हैं तो व्यक्ति अहमवादी आत्महत्या करता है। परमार्थवादी आत्महत्या जिसमें व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा लगाव कर लेता है, जिसमें वो आत्महत्या करता है, जिसमें सैनिक, सती प्रथा, जौहर प्रथा आ जाती। प्रतिमानहीनता जब समाज के मूल्य और प्रतिमान जब ढीले पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो प्रतिमानहीनता की आत्महत्या होती है। जैसे अचानक होने वाली आत्महत्या, एक गरीब पिता से संबंधित आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या जहाँ कठोरता से नियमों का पालन किया जाता है वहाँ भाग्यवादी आत्महत्या होती है, जिसमें अचानक अकाल पड़ना। जैसे मजदूरों पूंजीपतियों का, जैसे मालिक का अपने मजदूर पर अत्याचार करना, ये आ जाते हैं उसमें।
सामाजिक दबाव में आकर आत्महत्या को दुर्खिम ने ये कहा, जो पूर्व धारणा थी लोगों की भौगोलिक आधार पर आत्महत्या होती है, वंशानुगत आधार पर आत्महत्या होती है, मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्महत्या होती है और कई सोसाइटियों का अध्ययन उन्होंने किया, मल्टीपल वेरिएट एनालिसिस उन्होंने किया। उसमें उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये जाना कि जितना भी जो अध्ययन हुआ उसमें मेन जो कारण आत्महत्या का रहा कि सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है व्यक्ति के सामने जिसमें व्यक्ति दबाव में आकर आत्महत्या कर लेता है और उसमें किरण, ठीक है जी सर, जी सर। अगर एक लाइन में मैं कंक्लूजन पूछूं आपसे, एक लाइन या 2 लाइन में, तो क्या बताना चाहेंगे दुर्खिम के साथ? सर, दुर्खिम के आत्महत्या का सिद्धांत ये है कि व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो वो सकारात्मक और नकारात्मक रूप से उसके परिणामों को जानता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका शरीर खत्म होने में है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि आप जो है हड़बड़ाती नहीं है, लगता है टीचिंग एक्सपीरियंस है, अच्छा थिंकर। मैं आपसे कार्ल मार्क्स का ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया है उसमें जी। दो वर्ग बनाए हैं, वो क्या है? सर, शोषक और शोषित वर्ग। क्या डेफिनेशन दिया है दोनों? सर, शोषक वर्ग वो है पूंजीपति वर्ग जो उद्योगों में काम करते हैं और शोषक जो उद्योगों में काम करने वाले हैं वो शोषक है, जो उनके नीचे काम करते हैं उनका वो शोषण करते हैं। जब 2 वर्ग आपस में मिलते हैं सर तो उनमें द्वंद्व या संघर्ष होना वाजिब है। वेरी गुड। हम मुझे बताओ, संस्कृत के 2 प्रकार बताए जा रहे हैं, भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत, तो ये दोनों क्या है? भौतिक क्या है और अभौतिक? सर, ये भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा अकबर ने दी है। भौतिक संस्कृति यानी कुर्सी, मेज, टेबल, अभौतिक संस्कृति यानी कि हमारी प्रथा, परंपरा और ये सब आ जाए। अगस्त काम के बारे में मुझे बताओ, उन्हें समाजशास्त्र का पिता क्यों कहा? सर, समाजशास्त्र का पिता इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने प्रथम बार समाजशास्त्र को लाने का काम किया, उद्भव का काम किया, प्लस उन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार पर पढ़ाने का काम किया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। बस मैं 2 चीज ऐड करूंगा, क्योंकि वह मैंने जो मेरा अनुभव है कि प्रोफेसर जो है उससे पढ़वाते जरूर है और वो बहुत ज्यादा डिसाइड करता है। तो जिस भी टॉपिक को पढ़ाना है हमको 2 चीजें जरूर बतानी है कि अध्ययन क्यों किया और अंत में इस अध्ययन के द्वारा उन्होंने समाजशास्त्र को क्या दिया। तो आत्महत्या का उन्होंने अध्ययन इसलिए किया क्योंकि इसे व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक घटना माना जाता है और इसके अध्ययन के द्वारा उन्होंने प्रूव कर दिया कि व्यक्तिगत घटना भले ही तब मानी जाती है पर आत्महत्या कोई व्यक्तिगत घटना न होकर एक सामाजिक घटना है और सामाजिक दबाव के कारण व्यक्ति जो है आत्महत्या जैसी निजी घटना होता है। बहुत ही अच्छा है और बहुत मैं इम्प्रेस हूँ आपसे, तो मुझे लगता है कि परिणाम में आपका नाम होगा। बहुत अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थोड़ी बहुत चीजें हैं उसको जो है इम्प्रूव अभी भी करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे क्या इम्प्रूव करना है कि आप बीच शुरुआती दौर से बहुत अच्छा बताएं, बीच में नर्वसनेस महसूस करते हैं तो देखिए वहां पर क्या है कि जैसे बहुत सारे टीचर हैं जो फैकल्टी बैठे रहते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, कभी कभी उनके अंदर में ऐसा आ जाता है कि वो आराम से पूछ लेते हैं, क्यों थक जाते हैं ना पूछते पूछते, और एक ही चीज सबसे पूछना रहता है। तो वो भले चाहे जैसा बर्ताव करे, आप अपनी तरफ से जैसे कहते नहीं कि अपना एक जो आपको भूमिका निभानी है, उनको लगे कि ये टीचर बहुत बढ़िया है, मतलब आप ऐसा फील करके चलिए कि आपका अपना खुद का डिग्री कॉलेज है, सपोज करिए खुद का डिग्री कॉलेज है और आपको फैकल्टी की भर्ती करनी है, तो कैसी फैकल्टी लाएंगी आप? बस यही इतना केवल सोच लीजिए। ठीक है, आपका अपना खुद का डिग्री कॉलेज है और वहां कोई महिला आ रही है भर्ती करने के लिए, तो बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप की होनी चाहिए। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज है अट्रैक्टिव होना चाहिए, कोमल भाषी होना चाहिए और चीजों को टैकल करने वाली होना चाहिए, है ना, बहुत पेशेंस रखने वाली होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये जो अपने अंदर में इन चीजों को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी और ओवरऑल ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट की बात रही है, जैसे मैंने बताया कि कुछ कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको लगने लगे, जैसे रेशमा मैम ने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो जहां आपको लगे कंफ्यूजन हो रहा वहां मना कर दिए। जैसे 1-2 बार आपने मना किया, ठीक किया उसको कि मैम हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो बढ़िया किया कम से कम। और कुछ बेसिक चीजें जैसे समाज एक समाज में अंतर नहीं बताई, तो ये सब चीजें अपने नोट्स में दी गई हैं।
क्लासेज में अवेलेबल हैं, सब तो अवेलेबल है। आप कुछ देखिए मत, वीडियो लगा करके सुन लीजिए, तो इतना बढ़िया बताया है, मैंने ही बताया है एक एक लाइन टू लाइन, कि आप सिर्फ बात सुन लेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा, कुछ भी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो और अब कई बार मैंने देखा कि आप लोग कहते हैं बेसिक तैयार हैं और थिंकर तैयार है, ऐसे नहीं बोला जाता ना कि बेसिक तैयार, क्या बेसिक, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और पूरा नाम बताओ कि सर सोशियोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में मैं पढ़ करके आया हूँ, और कुछ क्लासिकल थिंकर हैं, बेसिक तैयार है, शॉर्टकट मार दिया, तो ये नहीं करना। जैसे अभी विपिन सर ने जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी पुस्तक पढ़े, तो ठीक है बताया आपने, और वो क्या तीरथ वाली बुक है उसको पढ़ने, तो ऐसा नहीं, प्रोफेसर वाला आंसर दीजिए, ठीक है। उनके नाम जाकर के किताब उठा लीजिए, आपके घर पे रखी हुई है, उसको उठा लीजिए और देख लीजिए, ठीक है, उनका क्या नाम है, डॉक्टर तीरथ, फला, धमाका, जो भी गुप्ता और शर्मा की बुक है सर, लेकिन वो बच्चे पढ़ते नहीं, इसलिए मैंने सच बताया। लेकिन गुप्ता और शर्मा की बंद विकेश वीरेंद्र प्रकाश शर्मा की बुक हम अवेलेबल कराते हैं बच्चों को। हाँ, तो वो चीजें आप उनको पूरा बताइए अच्छे से। जब भी किसी की पुस्तक का नाम लीजिए, और खासतौर से टेक्स्ट बुक का, तो वो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, जैसे कहते हैं बहुत लाइटली आंसर नहीं देना है आपको। एक चीज ध्यान रखिए, देखिए हम लोग प्रोफेसर, जो भी प्रोफेसर हैं, जैसे डॉक्टर अनुपम सिंह, सभी यहाँ प्रोफेसर हैं भाई, जितने लोग हैं, ठीक है, तो हम सब प्रोफेसर हैं, इवन यहाँ तक कि आप भी प्रोफेसर हैं, ये भी एक बात है। अब वो बात अलग है कि हम लोग गवर्नमेंटेड हैं। तो अब एक चीज आपको ध्यान रखिए, सब खेल ग्रेविटी का है, ठीक है। इतने दिन से इतनी चीजें पढ़ ली हैं, लिख ली हैं, तो आपने देखा होगा कि जब सर ने आपको पीएचडी कराया होगा, तो पीएचडी में बहुत सारी चीजें तो बाद में बताई, लेकिन छोटी छोटी गलतियां, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया, यहाँ कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे लिखना चाहिए था, तो ये चीजें जो होती है ना, तो ये चीजें, ये ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे अपने प्रोफेसर साहब का नाम लेने के लिए जब आपने नाम लिया, तो आप अपना ऑडियो क्लिप सुनिएगा इसको, तो बहुत ही सम्मानजनक तरीके, आपने तो सम्मान बहुत दिखाया, लेकिन उनका नाम प्रोफेसर फला, डॉक्टर ये है ना, तो इस तरीके से आगे चीजें उनके लिए। एक चीज बहुत अच्छी चीज है कि अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाती है, बाद में पीएचडी पीडीएफ बताती है, ये बहुत अच्छा है, ये आपका बहुत अच्छा, कम से कम ये है कि अपने आप को नहीं कभी शो करना है, ठीक है। वो तो जब अपनी डिग्री बताएंगे तो ऑलरेडी उनको पता चल ही जाएगा कि हाँ आप डॉक्टरेट है। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं, लेकिन अपने नाम के आगे ना बताइए, लेकिन अपने से जब भी कोई सीनियर है, कोई किसी का मतलब अंडर में, तो आप उनकी बातें बताइए कि ये चीजें जो है बहुत अच्छा। जैसे सर ने पूछा कि भाई किसको, अब देखिए एक क्वेश्चन और भी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका नाम आपने जो लिया है वो तरीका नहीं सही था, ठीक है सर। तो वो मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा था उनका, हाँ नहीं याद, थोड़ा मिस हो गया था मेरे दिमाग से। हाँ, तो आप ऐसे बोल दीजिए डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन बोल दीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली बोल दीजिए, ठीक है, मतलब थोड़ा सम्मान दे करके। अगर वो कहें पूरा नाम, तो आप उनको बताइए कि सर मैं थोड़ा सा प्रेशर बस जो है सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन मैं जानती हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी कहने से ये होता है, उनको भी लगता है, ठीक है, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनको भी पता है कि जो है लोग जो आए हुए हैं वो बैठे हैं, तो कम से कम उनको दबाव महसूस हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो लोग जानते नहीं, लेकिन जो भी आप कहेंगे, जैसे समटाइम्स हम अपने प्राचार्य का नाम नहीं ले पाते, तो हमने बोल दिया डॉक्टर शुक्ला, ठीक है, तो ये हो गया, या प्रोफेसर शुक्ला ने बोला है, अब नाम नहीं आ रहा है, या शॉर्टकट में आ गया डॉक्टर DK शुक्ला आ गया, तो आप जो हो उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में करके बताने की कोशिश करिएगा, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। जैसे ये देखिए अनुपम सर ने जैसे ही कहा 1 मिनट में बेटा जा करके बता दो, अरे आप टीचर हैं, आप जाइए तो अपना टाइम लेकर के बताइए, ठीक है। उनको जरूरत होगी तो सुनेंगे, और नहीं जरूरत होगी तो बुला लेंगे, आइए बैठिए। तो जब आप जाइए तो बहुत हड़बड़ा करके नहीं बताना है, वहां पर हड़बड़ी में कभी कभी ऐसा भी समय आ जाएगा कि इंटरव्यू के लास्ट में है, सब ऊब चुके हैं, अरे जल्दी जल्दी पूछो भाई, जल्दी पूछो, ठीक है, वो चाहे जैसा पूछे, लेकिन आपको एक बढ़िया संतुलित आंसर देना है। कि आज हम लोग बात करने चल रहे हैं एक टॉपिक सुसाइड। छात्रों, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग परिचित हैं सुसाइड से, लेकिन अभी तक का जो स्टडी रहा उसमें लोगों को लगता है कि सुसाइड किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत घटना है, लेकिन दुर्खीम ने इस बात को सिद्ध किया कि यह व्यक्तिगत घटना ना होकर के सामाजिक घटना है। इसके पहले के अध्ययन में पाया जाता है, आज बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये व्यक्तिगत कारण है, अनुवांशिक रूप से कारण है कि वो लोग आत्महत्या कर लिए तो उनके घर में आत्महत्या कर लेते हैं,
भौगोलिक कारण है, गर्मी बढ़ जाती है, ठंडी बढ़ जाती है तो आत्महत्या बढ़ जाती है ना। और उसके बाद में तमाम तरीके से मतलब लोगों ने कहा कि मनोवैज्ञानिक है कि व्यक्ति ऐसे है, व्यक्ति कमजोर दिमाग वाले, कमजोर दिल वाले व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में जब इस चीज का अध्ययन दुर्खीम ने किया तो बताया कि ये एक सामाजिक घटना है। आपने सोशल फैक्ट के बारे में, रेशमा मैम ने पूछा सोशल फैक्ट क्या है, तो सोशल फैक्ट बता दिया। फिर बोले आत्महत्या का सिद्धांत। अरे जब सोशल फैक्ट का उदाहरण बताना तो सोशल फैक्ट क्या है? कोई भी चीज, जैसे बुढ़ापा, हमने एक शब्द कह दिया बुढ़ापा, हमने कह दिया आत्महत्या, हमने कह दिया विवाह, तो ये क्या सोशल फैक्ट नहीं है? विवाह हमने कह दिया तो क्या हम ही जान रहे हैं? अरे सोशल फैक्ट का मतलब हो गया वह समस्त चीजें, कार्य प्रणाली, विधियां, सोचने समझने के तरीके, वो जिनको हम महसूस कर रहे हैं वैसे आप भी। हमने कह दिया उन्होंने खुदकुशी कर लिया, तो क्या वो खुद खुश हो गए? नहीं, आप भी उसको जानते हैं। खुदकुशी मतलब बहुत अपार दुख हुआ तब उसने अपने शरीर को छोड़ा, और हम भी वही अर्थ लगाते हैं कि कोई ऐसे नहीं मरता है। ठीक है, तो जैसा हमने कह दिया कि भाई क्या बाल्यावस्था है, अब आप कह रहे हैं सर हमको कुछ अंदर से फीलिंग ही नहीं हो रही। अरे बाल्यावस्था मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो वो कोई भी चीज, कोई भी वो उदाहरण के रूप में आप इनको इस चीजों को बताने की कोशिश करिए। ठीक है, उसको सिद्धांत वगैरह ये तो सामाजिक तथ्य के एक तथ्य के बारे में बता दिया, आत्महत्या, ऐसे आप बहुत सारे तथ्य हैं। कोई ऐसी बात जो सब लोग जानते हो एक रिकॉग्नाइज्ड वे में, उसके बारे में एक जैसी फीलिंग आती हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोशल फैक्टर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यह है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू जाने लगा है। ये है कि इतने कम समय के अंदर में आप लोगों ने मेहनत किया है। और थोड़ा सा एक चीज और भी है, सर ने ड्रेसिंग सेंस के बारे में आप लोगों को बताया हुआ था। ड्रेसिंग सेंस में दुपट्टे वगैरह जो है वो प्रॉपर मैनर्ड करके जैसे जाना है, जैसे लड़कियां जाती हैं प्रॉपर मैनर्ड में जो है दुपट्टे को फोल्ड करके प्रॉपर रख करके, कहते ना कि बहुत उस तरीके से नहीं बन करके जाना है। एक चीज मैंने बता दिया, हम एक लाइन में आप जान लीजिए बस इतना, केवल इसीलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ इतना। आपका खुद का महाविद्यालय है और वहां बच्चों को पढ़ाना है, रुपया लगा दिया है 1-1.5 करोड़ रुपया, फैकल्टी की भर्ती करना है। अब आप जान रहे कि महिला भी आ रही, पुरुष भी आ रही हैं, ठीक है, सब लोग आ रहे हैं, सबके पास में डिग्री है, सब कुछ है, चूंकि आपने निकाल दिया, तो आप किसको भर्ती लेंगी? ये चीज अपने माइंड में रखिए। ठीक है, ये माइंड में रखिए कि हम किसको भर्ती करेंगे, जिसको लगेगा ना कि मतलब ये एनर्जी इसके अंदर में। अब जो पता लगा थका हारा एकदम बिल्कुल निराश नकारा, ठीक है सर देखते हैं क्या होगा, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है वहां। जो बहुत ही क्रिएटिव, जिसको तो ये लगे कि सर हम बच्चे के ऊपर एक एक बच्चों की पकड़ है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताया है, बहुत सारी बातें बताई हैं जिनसे लगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनको यह लगे कि अगर मैं इस कैंडिडेट को जरा भी नंबर कम दिया और अगर ये कैंडिडेट बाहर होती है तो निश्चित रूप से आयोग को इससे नुकसान होगा। आयोग अपने घर में थोड़ा पढ़वाएगा, अरे वो तो कॉलेज में जाके पढ़ाना है। लेकिन हर आयोग यही सोचता है, हर कमीशन यही सोचता है कि जो बच्चा चुन करके जाए वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, कभी कभी ऐसे लोग चुन करके आ जाते हैं, ऐसे सेलेक्ट होकर के आ जाते हैं जिनको बच्चे जो है दौड़ा लेते हैं। वो आए जरूर है सेलेक्ट होकर, लेकिन बच्चे उनको दौड़ाने लगते हैं। ठीक है, तो कम से कम आप लोगों के अंदर में इतने दिन से टिके हुए हैं और अपने आप को बनाए हैं, तो उस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को पूरा दिखाइए, चीजों को बताइए। और 2-3 चीजें अभी भी जो है, जो आपके रिसर्च बेस पे, मैं आपको फिर से आगाह कर दे रहा हूँ, पूरा का पूरा रिसर्च सिस्टम पे आपका क्वेश्चन होगा। मेरा अपना मानना जा रहा है कि 70% क्वेश्चन आपके रिसर्च से होंगे। तो आज थोड़े से मैंने डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, तो उनको फिर से एक बार स्टेप पढ़े। रिसर्च मेथोडोलॉजी की बहुत सारी पुस्तकें हैं आपके पास में, ठीक है, हरकृष्ण रावत वाली किताब है, और ये क्या मुखर्जी वाली किताब है ना, मुखर्जी वाली किताब में बहुत अच्छा दिया गया है। कम से कम जानिए तो कौन कौन सी रिसर्च डिजाइनिंग क्या है। ठीक है, तो ये एक बार थोड़ा सा जरूरत है, तो चाहे आप किताब पढ़ लीजिए, चाहे हमारे लेक्चर सुन लीजिए, कुछ कर लीजिए आप, हम यही कहेंगे। ठीक है, एक बार आप अपना कंप्लीट करके जाइए और अपने जो है ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस और क्या मेजर आउटकम। मेजर आउटकम मतलब होता है कि जाके आउटकम सीधा पढ़िए, उसमें जो सबसे जबरदस्त लगे कि 2 बात एकदम जबरदस्त लगी, ठीक है, उसको एकदम आप रट के मारिए। मतलब एक पर्ची में लिख लीजिए, अपने घर वालों से पूछिए भैया हमसे एक क्वेश्चन करो, हम आंसर देने चल रहे हैं। ठीक है, या इसी बोर्ड पे लिख लीजिए 5-6 सवाल, ठीक है, लोग पूछे अपना आंसर, आप सामने बैठ जाइए आंसर। जी सर,
ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। देखिए सभी लोगों ने तारीफ किया और हमारा जो है हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब अच्छा करें, खूब Okay, बढ़िया sir. करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।